नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक ऐसा सेगमेंट जो हमेशा एस्पिरेंट को रेडी करना चाहिए यूपीएससी के सापेक्ष में, स्टेट पीएससी के सापेक्ष में, जिसको हम लोग लास्ट ईयर पेपर कहते हैं। तो लास्ट ईयर पेपर करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको ईयर वाइज करें या फिर उसको आप क्या करें, सब्जेक्ट वाइज करें या टॉपिक वाइज करें। तो हम लोग क्या करें, यूपीएससी अगर आप दे पा रहे हैं 28 मई को या स्टेट पीएससी दे पा रहे हैं, तो ये सीरीज में लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी से। अभी हम लोग इस पेपर में 2021 के क्वेश्चन को जानेंगे कि यूपीएससी ने पॉलिटी के सापेक्ष में कौन कौन से प्रश्न पूछे, उनके पूछने का ढांचा कैसा था, वो प्रश्न वो कैसे काम करता है। वो फैक्ट पे कभी काम ही नहीं करता, वो कंसेप्ट पे काम करता है यूपीएससी। लेकिन यूपीपीएससी की तरफ जाएंगे तो वहाँ अभी हाल ही में पेपर का एनालाइज देखें लास्ट पाँच सालों का, तो वहाँ आप देखने को मिलेगा कि लगभग 30-40% जो प्रश्न है वहाँ भी फैक्चुअल पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कशन करते हैं 2021 के यूपीएससी का प्रीलिम्स में पॉलिटी सेशन को। इसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब लोग आने वाली हैं, राइट। क्या क्वेश्चन है आइए का, लगभग देखा जाए तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और दोनों ही क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रेशन ऑफ द वेल्थ वॉयलेट्स, यानी भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उत्पादकों के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, केंद्रीकरण ना हो, ध्यान रखना, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब ये जो बात है ये आपसे सिर्फ इतनी पूछ रहा है कि किस में निहित की गई है, राइट टू इक्वलिटी में की गया है, या डीपीएसपी में की गई है, या फिर राइट्स ऑफ फ्रीडम में की गई है, या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर कल्याण की अवधारणा में की गई है। अगर आपने डीपीएसपी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आर्टिकल 39 का सी यही कहता है, 39 का आर्टिकल 39 का सी यही डिफाइन करता है कि ये जो 39 का सी है वो यही डिफाइन करता है कि जो हमारे पास उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए ना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जो बात है वो किसकी है, डीपीएसपी की है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। चले, फैक्चुअल क्वेश्चन था, अब दिमाग में फैक्ट रखना था। फैक्ट का मतलब डायरेक्टली फैक्ट नहीं है, इंडिविजुअली घूम के फैक्ट आया ये। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। देखिएगा, संविधान जब इंप्लीमेंट हुआ तो हमारे पास वहाँ 7 राइट्स थे। आफ्टर दैट हम लोगों ने 1978 में 44 अमेंडमेंट किया, तो वहाँ से संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने लीगल राइट्स में वहाँ 300A में कन्वर्ट कर दिया। ये बेसिक बातें हैं। लेकिन प्रश्न बनता है कि क्या यह केवल नागरिकों के लिए है। तो अब प्रश्न ये बन जाता है कि व्यक्ति में और नागरिक में क्या अंतर होता है, पर्सन में और सिटीजन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास करें, नागरिक और व्यक्ति क्या है। दूसरी बात, संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है, तो इसको हम पहले विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे पास अधिकारों की जो झड़ी है, वो अधिकार जो राइट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, संवैधानिक अधिकार भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट होते हैं। एक हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं, एक हमारे पास कानूनी अधिकार होते हैं, और एक लास्ट में हमारे पास आज के समय चल रहे हैं वो मानव अधिकार होते हैं। अब ये प्रश्न आता है संवैधानिक अधिकार क्या है। अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि 12 से लेकर 35 के बीच में जो आर्टिकल में इन्वॉल्व है उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। और संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे कि वो संविधान में तो है लेकिन आर्टिकल यहाँ से 12 से 35 में यानी भाग नंबर 3 में नहीं है, उनको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। अब कहा जाए ये कानूनी क्या है, जो संसद के द्वारा, जो हमारे इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं संसद द्वारा बनाए जाते हैं, जो कानूनी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार कहते हैं, राइट। जैसे मातृत्व का अधिकार है तो ये अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। तो हमारे अधिकारों को 4 भागों में रखा जा सकता है, जिसमें वो बात किसकी कर रहा है, वहाँ इसने मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर लिया, संपत्ति के अधिकार को। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 9 का 1 का जो सब क्लोज F है और 31 है, ये क्या बोलते हैं, ये संपत्ति के अधिकार को डिफाइन करते थे। आर्टिकल 91 का F क्लोज यही कहता है कि किसी व्यक्ति को, नागरिक को अर्जन और व्ययन करने की पूरी शक्ति है, धारण करने की संपत्ति को। और आर्टिकल 31 भी कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष में वंचित नहीं किया जाएगा। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। तो यानी डिलीट कर दिया गया, तो यही आपसे वो पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार है क्या है, ये बेसिक बातें हैं। तो अगर इसके सापेक्ष में हम लोग जाएंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, केवल नागरिक के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार है। नागरिक वर्ड डाल दिया, इसकी वजह से क्या रॉन्ग हो चुका है। व्यक्ति में नागरिक भी आएगा और वो भी आ जाएगा, तो यानी कानूनी अधिकार क्या है, सभी के लिए है। तो दैट इज आंसर इज वी, राइट। तो ऐसे करके अगर हम लोग समझें तो यूपीएससी के अंदर जो प्रश्न आते हैं मेरे बच्चों, वो बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न आते हैं, वो भावात्मक फील आते हैं, वो डायरेक्टली हिट नहीं होते हैं। तो जरूरी है हम कंसेप्ट नुमा तैयारी करें, हम एप्लीकेशन बेस्ड तैयारी करें, हम अजम्पशन बेस्ड तैयारी करें, ना कि हम फैक्ट बेस्ड तैयारी करें। जब तक आप फैक्ट पे तैयारी करेंगे तो वहाँ आप फंसते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं फटाफट जल्दी। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ नया करने की रिक्वायरमेंट है नहीं।
26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान से स्थिति क्या थी, तो ये हर आदमी कर लेता है कि भैया हमारे पास जो वर्ड है समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, ये वर्डों को बाद में जोड़ा गया है, तो अगर ये वर्ड बाद में जोड़े गए हैं तो इसको जो आंसर बनेगा वो यही बन जाएगा, वी बन जाएगा, यहाँ से 3 का वी, कि एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा इंडिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट करके प्रस्तावना में इन वर्डों को निहित किया गया है, तो यहाँ समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता वर्डों को इसमें इनबिल्ड कर लिया गया है। दैट इज आंसर इज वी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ से 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखिएगा यहाँ संविधानवाद और संविधान को पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्या लिखा है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक सरकार का अर्थ ये होता है कि भैया जो सरकार बनेगी अपने अनुकूल काम करेगी, ऐसा तो नहीं कह सकते। हमारे पास डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पावर किसके अंतर्गत होती है, जनता के अंतर्गत होती है, लेकिन जनता के अंदर इतनी पावर नहीं कि जब चाहे जब कुछ कर ले, उसको भी एक टाइमिंग बाउंड कर दिया गया है। अभी सरकार को अगर आपने जनता ने चुना है तो सरकार के अंतर्गत भी इतनी ताकत नहीं है कि अपने अनुकूल सारे काम करे, तो वहां भी उसको बांधेगा। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि सीमित संसाधनों में या सीमित नियमों के अनुकूल कार्य करना, यह संविधान में जो चीजें निहित कर दी गई हैं उसके अनुकूल आप शासन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को सर्वोच्च समझेंगे। तो यहाँ कानून सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है, यहाँ जनता या जितने राष्ट्रपति प्रशासनिक ढांचा है वो उसके अंदर निहित किया गया है। तो यही पूछा गया है कि एक संघीय ढांचे के साथ एक राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, राष्ट्र की तो होती है लेकिन संविधान सरकार की जो बात करता है तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ नहीं जाएंगे। एक सरकार जिसका मुखिया नाम मात्र शक्तियों का आनंद लेता है, सरकार जिसका मुखिया, हमारे पास 2 मुखिया होते हैं। एक मुखिया कौन सा होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का हेड कौन है, पीएम है, और यहां से हेड ऑफ स्टेट राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। तो यहां इसको नाम मात्र का लगाया गया है, लेकिन ये हो सकता है नहीं हो सकता है, यह सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार का तो कार्यकारी प्रमुख मुखिया है भाई, मुख्य नाम मात्र कैसे हो जाएगा। एक सरकार जिसका मुखिया नाम मात्र शक्तियों का आनंद लेता हो, दोनों ही ऑप्शन 1 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अगला डी ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि संविधान की शर्तों के सीमित संसाधनों के द्वारा चलाई गई सरकार को हम लोग लिमिटेड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दैट इज योर आंसर इज डी। आप भी इसके आंसर लिखें जो मैंने अभी तक कराए हैं 1 2 3 4। अब जैसे अगला क्वेश्चन 5 आएगा, देख लीजिएगा। इसका प्रश्न पहले तुम पढ़ो और उसके प्रश्न को पॉज करने के बाद देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर जो मैं बताऊंगा उसके बारे में सोचो कि इसका आंसर अब क्या है। तो आप देखो जज करके कि हमने 10 क्वेश्चन को टैकल किया, उसमें से कितने क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो। अभी जो नहीं कर पा रहे हो उन टॉपिक को रिवाइज करो, रिवीजन पे कन्वर्ट कर दो उसको, तभी कुछ अपने वीक एरियाज को आप डिफाइन कर पाएंगे। नहीं तो चले जाओगे भीड़ चाल में, भैया इसका आंसर हो गया लो जी मान के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या लिखा है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत क्या है, खिताब है। देखिएगा बड़ा अंतर निकल के आ रहा है। पहले ये देखो क्या पूछा गया, आर नोट पूछा गया। पहली बात तो खिताब नहीं है, सिर्फ एक सम्मान है, और सम्मान के लिए अगर मैं कहूँ कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, उसको तुम 10 रुपये 20 रुपये दो, दक्षिणा है वो, या फिर भीख है थोड़ी है उसके लिए, वो सम्मान दे रहे हो आप उसको, ठीक है। ये थोड़ी तुम्हारे यहाँ आया है तो मजदूरी करके आया लो उसको पैसा उतना ही दोगे। इसका मतलब इसके पीछे लॉजिक है, समझेंगे अभी। पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए, केवल एक बार निलंबित किए गए हैं, ये भी गलत है। एक बार की जगह उसको 2-3 बार कर 2 बार कर लीजिएगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 5 को दी जा सकता है, तो ये भी एक रॉन्ग है। 5 की जगह इसकी होने की जगह 3 है, तो यानी तीनों ही ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या है, डी है। समझो बड़े प्यार से, आर्टिकल 18 यही कहता है कि राज्य उपाधियां नहीं देगा, लेकिन ये अपवादी भी है। सैनिक उपाधियां या कोई शिक्षा की शैक्षिक उपाधियां हैं वो दे सकता है। इसके पीछे बड़ा लॉजिकल वर्ड है, जब आप देख पाते होंगे 1954 में पद्म इन सब चीज़ों की स्थापना की गई, पद्म भूषण की, तो 1977 के आसपास जनता सरकार की सरकार बनती है। तो वहाँ जनता सरकार ने मोरारजी देसाई के द्वारा कहीं आपत्तिजनक चीज़ों को किया गया, और चुनाव में इंदिरा गांधी ने फिर इफेक्ट किया, 1992 में फिर इफेक्ट हुआ। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के आसपास आके स्पष्टीकरण दिया गया कि यहाँ आर्टिकल जो ये है, ये जो चीज़ें हैं ये सम्मान है, ना कि वो किताब है। इसीलिए इसको पूरा आप लॉजिकल पैटर्न में पढ़ेंगे। अगर मैं इस पर ही बात करूंगा तो आधा घंटा डिबेट हो जाएगी, इस पर आराम से पूरा समझ जाओगे, लेकिन एक ही प्रश्न हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज इस सेशन में हम कंप्लीट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को टैकल कर लें, राइट। देखिएगा आर्टिकल, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जब अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत मस्ती से पढ़ें। विद द रेफरेंस ऑफ, अगर हम देखें विद द रेफरेंस ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कि जो न्यायिक हिरासत का मतलब क्या होता है। देखिएगा अब बहुत प्यार से मस्ती समझने का प्रयास करें। आर्टिकल वाइज क्या कहता है इसके बारे में समझने के ध्यान रखना। एक आरोपी संबंध मजिस्ट्रेट के हिरासत में जाता है, और ऐसा आरोपी जेल में नहीं बल्कि पुलिस की होता है। देखो समझो, जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ से किसी ने अपराध किया, अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ के ले जाती है मजिस्ट्रेट के पास,
तो ये बहुत सारी बातें होती हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत उसको पेश होना ही पड़ेगा, या गिरफ्तारी कारण बताना पड़ेगा पुलिस को, कैसे गिरफ्तार किया, कहाँ से किया, क्यों किया, ये सारी बातें उसको बतानी पड़ती हैं। फिर वो चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाता है और वहाँ से 24 घंटे जब मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन होते हैं, जो यहाँ से बताया गया है उसके पास एक ऑप्शन तो ये है, इसको नॉर्मली तरीके से कहा जाए तो न्यायिक हिरासत में भेज दे, यानी जो न्यायिक हिरासत का मतलब हो गया कि जुडिशियल, जिसे कह सकते हैं जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, यानी न्यायिक, इसका मतलब हुआ कि उसको जेल में भेज दिया गया। उसके बाद अगर अपराधी बड़ा किया है, अपराध बड़ा किया है, तो और पुलिस चाहती है कि इससे अभी हमें जांच पड़ताल और करनी है, तो हमें कुछ समय के लिए और भी चाहिए, तो अब ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग दे देंगे कि इसको पुलिस हिरासत में दे देंगे इसको। अब या फिर इसको हम लोग जो दंड लेके आए हैं उसको माफ कर दिया। तो मजिस्ट्रेट के सामने 3 कंडीशन है, या तो जुडिशियल कस्टडी में दे देगा, इसका मतलब वो जेल में चला जाएगा, और यदि पुलिस हाथ में देगा तो पुलिस यहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जिसकी भी रिक्वायरमेंट उसने की है कि मुझे चाहिए, इससे पूछताछ और करनी, इसने क्राइम तगड़ा वाला किया है, तो उसको बोलते हैं पुलिस हिरासत, यानी पुलिस कस्टडी में दे दिया। तो अब यही बोल रहा है कि जुडिशियल का मतलब होता है कि एक आरोपी को मजिस्ट्रेट के साथ में है और ऐसा आरोपी जेल में नहीं बल्कि पुलिस के कस्टडी में। तो पुलिस कस्टडी में जब आएगा, जब यहाँ वाला पॉइंट आएगा, तो ये क्या हो गया, रोंग हो गया। इसके रोंग होने से ये वाला रोंग वैसे ही हो गया। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं कि यहाँ से ना बी वाला और डी वाला। आगे चलते हैं। न्यायिक हिरासत में मामले में प्रहरी पुलिस अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने का अनुमति नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मजिस्ट्रेट ही ऑर्डर देगा कि लो भैया पुलिस हिरासत में है, इसकी मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति नहीं है इस व्यक्ति को, पुलिस को भी, कि उसकी जांच पड़ताल करके उसकी वो करे। दैट इज राइट आंसर इज बी। देख पा रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करेंगे, ये भी पैरोल से लेकर है। हमारे आर्टिकल जितने भी हैं संविधान में यही कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने दंड दिया है तो दंड देने के बाद जो अपराधी है उसको भी दंड मानवीय क्रियाओं के तहत दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं किसी ने किसी को अपराध किया, क्राइम किया है, गोली मारी है, तो उसको ये नहीं तुरंत गोली मार देंगे, उसकी जांच पड़ताल, इसे भी अपने आप का अधिकार है अपने को बचाने का, ये बात का संविधान कहता है। तो यही कहा गया है कि यदि पैरोल के चक्कर में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द करेक्ट पूछा है, और करेक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या लिखा है, जब एक कैदी पर्याप्त मामला बनाता है तो ऐसी कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। वंचित कर सकते हैं अगर वो अपराधी है, दंड ऐसा आचरण किया है कि बहुत खुकार किया है, तो अपराधी को वंचित कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पैरोल पे छोड़ देंगे उसको। राज्य सरकारों के पास पैरोल की, बिल्कुल सही बात है, जेल प्रणाली जो होती है राज्य सरकार के पास होती है। दैट इज द राइट आंसर इज वी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं है, नॉर्मली ये पूछा है कि यहाँ अधिनियम 2006 में किया गया था, कहाँ कानून, तो यहाँ पे जनजातीय मामलों के रूप में किया। दैट इज आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, legislation which is the conference of the executive and administrative authority, it means, मतलब नॉर्मली बात देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कानून के उपरांत भी किसी व्यक्ति को ऐसा देता है। तो आप देखिएगा हमारे पास आर्टिकल 28 क्या कहता है, धर्म के बारे में बात करता है। आर्टिकल यहाँ 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 ही कहता है कोई तुम्हारे ऊपर दंड दिया जाएगा तभी तुम आ सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ से तुम्हें अनुभव लग रहा है कि भैया ये आदमी मुझे मारने वाला है, संकेत हो रहा है, तो मेरे ऊपर अत्याचार होने वाला है, और तुम पहले सुप्रीम कोर्ट बोल के साहब जी मुझे बचाओ बचाओ, ये मुझे मारने वाला है। अरे पहले पिट ले, और पिटने के बाद अगर दिक्कत आएगी तब मेरे पास आना। सुप्रीम कोर्ट यही कहता है, यानी उपचारों का अधिकार होगा चोट लगने के बाद। उपचार कब मिलेगा, जब आपके पास चोट लग जाएगी। तो ये आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता भाई इसके बारे में। 28 धर्म की बात करता है, 44 आपको पता है सिविल कोड की बात करता है। सिविल कोड का मतलब ये रहा समान संहिता की बात करता है। तो अब रही बात 14, इसका राइट आंसर है। लेकिन अब ये क्यों है, आप देखते हो कि धारा 144 क्या है। धारा 144 एक डीएम के पास एक ऐसी पावर है, उसको लगता है कि कोई समस्या पैदा होने वाली है तो डीएम कभी कभी कानून से ऊपर चला जाता है। कानून के तहत जो है भी किसी भी आदमी का कानून के समक्ष क्या करना, न्याय करना है, और उसको लग रहा है कुछ अपराध होने वाले, तो कानून को बेहतर क्रियान्वित करने के लिए डीएम के पास 144 धारा होती है कि कुछ समस्या निजात पा सके। इसी को वो पूछ रहा है। एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, यानी वो अपनी मर्जी से लगा सकता है, उसके ऊपर पूरी ताकत है। दैट इज आंसर इज 14। राइट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और 10 में देखिएगा यहाँ से सिर्फ क्या पूछा है, व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटी इसेंशियल फीचर, आवश्यक क्या है विशेषता, दैट इंडिकेट्स द इन फेडरल सिस्टम,
देखिए फेडरल सिस्टम क्या होता है, जब सेंटर को स्टेट को पावर दे दी गई, यानी एक पिता है उसने ए बी और सी बेटे को अपने को दोनों को संपत्ति बराबर बांट दी, ये इसकी संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फेडरल सिस्टम ये हुआ कि संविधान नाम का एक पिता है, उसने अपने सेंटर को स्टेट को कुछ पावर कन्वर्ट कर दी गई है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स, पहली फीचर क्या है कि भाई केंद्र राज्य के बीच में क्या होगा, बंटवारा होगा, जब ही तो पावर मिलेंगी। तो पहला इसेंशियल फीचर बन जाती है कि भैया केंद्र राज्य के बीच में बंटवारा किसका, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, यहां लिखित संविधान होगा। फेडरल सिस्टम में क्या होगा, लिखित संविधान होगा और कठोर होगा। ये दूसरी सिचुएशन है, इंडिया में वो भी है। तीसरी क्या है, यहां द्विस्तरीय सरकार होगी, द्विस्तरीय यहां पे सरकार होगी, राज्य में अलग और केंद्र में अलग होगी। और चौथा पॉइंट बोलता है जो इसेंशियल फीचर है फेडरल का, वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। ये 4 ऐसे आवश्यक विशेषताएं हैं फेडरल सिस्टम की, उसी में से पूछ रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, बिल्कुल ठीक आती है, लेकिन ये हो सकता नहीं, इसका कंफर्मेशन नहीं है अभी। संविधान मंडल के घटक इकाइयों के प्रतिनिधि को चुना है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, आवश्यक विशेषता नहीं है। आगे चले, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के निर्वाचन प्रतिनिधि हो सकते हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार कानून के न्यायपालिका द्वारा लागू करने का योग्य है, ये इसके बारे में आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन अब इसमें से चारों में से बेस्ट ऑप्शन हम लोग किसको चुनेंगे, तो यही है। यहाँ चारों में से बेस्ट कौन सा वाला निकल के आ रहा है, ए राइट निकल के आ रहा है, दैट इज आंसर इज ए, बिकॉज आपसे आवश्यक विशेषता पूछ रहा है। इसने वर्ड डाल दिया है यहाँ पे इसेंशियल फीचर, आवश्यक फीचर कौन सा है, 4 थे, चारों में से 4th पॉइंट ये लिखा है इसने। ऐसा जब चीजें पढ़ो तो क्या होता है, ज्ञान को ऐसा निखार के डाल लो, चाट डालो साले को, जहां से पूछ रहा है पूछना, हम तुमसे बताते हैं। इसी को तो कहते हैं कंसेप्ट क्लियर होना भाई। यूं ही थोड़ी समुद्र से दोस्ती की जाती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है तैरने के लिए भी। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, समस्याओं का समाधान निकलता चला जाएगा, बस आप लगे रहिएगा मस्ती के साथ। तो ये बाकी क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, आज की क्लास को हम लोग यहीं करते हैं। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं, हम लोग सपोज दैट हम लोग कोई टॉपिक जैसे अर्थक्वेक हमने पढ़ा, तो हमने उसको 1 स्लॉट में पढ़ लिया पहले। अब इस अर्थक्वेक से जितने क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं आज तक, या यूपीएससी आईएएस में आए हुए हैं, या कहीं किसी और स्टेट में आने वाले हैं, ये आए हुए हैं, उन सब का निचोड़ तुम्हें अगर एक साथ मिल जाए, उनको टैकल कर लें, तो क्या बताओ मजा आएगा नहीं आएगा। एक स्लॉट पढ़ लिया, वहां उधर कर लिया, इसका मतलब ये रहा कि जो तैयारी है सिविल सर्विस एग्जाम की, वो क्या है 500 से 600 टॉपिक की है। एक टॉपिक को पढ़ो ढंग से, उसकी सारी चीजें कर डालो, प्री की मेंस की सारी सब कर डालो। ऐसा करने से अगर मान लीजिएगा आप एग्जाम तक 300 टॉपिक का अध्ययन कर लेंगे, तो 100 क्वेश्चन वहां से फंसने वाली जो भूमिका होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा, यदि आपको लगता है कि बहुत मजा आ रहा है तो इन सब चीजों को एक दूसरे के बीच में शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा कि हाँ कैसे करते हैं। ये लाइव सीरीज कितने बजे आप चाहते हैं, प्रीलिम्स की सीरीज को जो क्वेश्चन है मैं लाइव लेके आने चाहता हूँ, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि मॉर्निंग में चाहते हैं, इवनिंग चाहते हैं, नून चाहते हैं, कब चाहते हैं। यहाँ हम लोग पर डे कम से कम 30-40 क्वेश्चन करेंगे पर डे, और उसमें बिल्कुल विस्तार से मैंने यहाँ बताया, इससे अच्छे तरीके से और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उससे क्या होगा, एक दिन में अगर 30 क्वेश्चन कर रहे हो, अभी 100 डे है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ 3000 प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, और 3000 प्रश्न क्या होंगे, बेहतर वाले होंगे, जो आ चुके होंगे, आने वाले होंगे। तो उससे क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि टॉपिक निखर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कितने बजे चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। जो लोग विजेंद्र सर ऑफिशियल चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, वहां बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।